फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हमने द बर्थ ऑफ व्यामा रिपब्लिक को पूरा कवर कर लिया था, उसके सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हिटलर्स राइज टू पावर। तो फ्रेंड्स, हम वही अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे मेन पॉइंट्स के थ्रू और मैं अपने मेन पॉइंट्स में कोशिश ये करती हूँ कि आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाए। तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। हिटलर वाज बोर्न इन 1889 ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिटलर राइज टू पावर है तो सबसे पहले हिटलर के बारे में जानना जरूरी है। तो हिटलर का जन्म हुआ था, यानी कि उसका बर्थ वो बोर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। ही अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक मैसेंजर के रूप में था और उसने काफी सारे मेडल्स भी जीते थे ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए। और उसके बाद उसने क्या किया कि जर्मन वर्कर्स पार्टी को 1919 में ज्वाइन कर लिया था। और फ्रेंड्स, ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी ये ही बाद में नाजी पार्टी बनी थी। तो इसके बाद द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। तो फ्रेंड्स, एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, किसी को भी अगर पावर में आना है तो उसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो फिर जो क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी पॉलिटी और सोसाइटी बन गई थी उस टाइम में, तो उससे क्या एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था हिटलर के लिए कि वो अब पावर को गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है इन 1930 नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट एंड इन 1932 इट बिकेम लार्जेस्ट पार्टी। तो फ्रेंड्स, जो हिटलर था उसने 1919 में जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसे ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद 1930 में नाजिज्म जो था वो एक बड़ा मूवमेंट बन चुका था, जो नाजी पार्टी थी वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी और 32 में वो एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी जर्मनी की। और 1928 तक और उससे पहले क्या था कि जो नाजिज्म था, जो नाजी पार्टी थी वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी इकट्ठा, लेकिन हिटलर के आने के बाद से और बाद में धीरे धीरे 1930 में ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुकी थी। अब हिटलर इतना ज्यादा आगे क्यों जा रहा है, तो इसके भी कुछ कारण होंगे। तो उन्हीं कारणों को समझने के लिए यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स एक रखा है हिटलर के प्रोमिसेस। अब हिटलर ने अलग अलग तरह के प्रॉमिस कर दिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं मेरे को अगर पावर मिल जाए, तो उसी तरह से उसने कुछ चार जो मेन किए थे प्रॉमिस वो ये हैं। अंडू इनजस्टिस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी। तो वर्साइल्स ट्रीटी जो थी उससे जर्मनी के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, तो इसीलिए जो हिटलर था उसने ये कहा कि मैं जो वर्साइल्स ट्रीटी थी इसकी वजह से जो भी इनजस्टिस क्रिएट हुआ है उसको मैं अंडू कर दूंगा। और उसके बाद इसका सेकंड जो प्रॉमिस था वो ये था, रिस्टोर डिग्निटी ऑफ द जर्मन। सब जो जर्मन के लोग हैं, जर्मनी के लोग जो जर्मन है वो उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो गरिमा है वो खो चुकी है, उसे वो रिस्टोर करेगा। फिर इसके बाद ये कहता है वीड आउट ऑल द कॉन्स्पिरेसी। सब जो अलग अलग देशों के जो षड्यंत्र चल रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, तो वो उन सभी को वीड आउट कर देगा, उन सभी को खत्म कर देगा। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयमेंट, और जो हिटलर है वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या था कि ये जो यूथ है वो उसके अंडर में और उसके सपोर्ट में आ गया था काफी हद तक। तो ये जो चार इसके प्रॉमिस थे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर गए इसको पावर को और भी ज्यादा आने में। तो हिटलर वाज कंसीडर्ड एज अ मसीहा एंड दी सेवियर। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूथ के लिए उसने एम्प्लॉयमेंट आ दिया, जो लोग अनहैप्पी उनके लिए वर्साइल्स ट्रीटी को अंडू करने का प्रॉमिस हो गया। फिर जो लोग की गरिमा खो चुकी है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी डिग्निटी खो चुकी है, उसके लिए वो डिग्निटी ला रहा है। तो सारे लोग क्या है कि इसके प्रोमिस से काफी खुश हैं। तो उसे क्या कहा जा रहा है कि खुदा का मसीहा, और जो उन्हें इन सारी चीजों से बचा सकता है वो उसे अब कंसिडर कर दिया गया है। अब देखिए, इसके आने के बाद क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया। अब ये देखिए, एक जो हिटलर्स राइज टू पावर है उसके अंदर ये एक सब टॉपिक गिवन है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या मेन पॉइंट्स हमारे निकल कर आ सकते हैं। ऑन 30 जनवरी 1933 द प्रेसिडेंट ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर। अब देखिए, जो रिस्टैग है, जर्मन पार्लियामेंट है, उसके अंदर एक जो चांसलरशिप यानी कि जो अध्यक्षता है, ये एक बहुत बड़ा पद होता है, वो इसको प्रोवाइड किया था। किसने किया था? प्रेसिडेंट ने, 30 जनवरी 1933 में हिटलर को। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मेन पॉइंट है ये आप जरूर अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद द फायर डिक्री ऑफ 28 फैब 1933 सस्पेंडेड द सिविक राइट्स। तो अब देखिए, जो ये फायर डिक्री थी तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो भी सिविक राइट्स होते हैं, यानी कि स्पीच के मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको फ्रीडम है, तो ये सारे जो सिविक राइट्स हुआ करते हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। ये एक निर्णय लिया गया था, डिग्री का मतलब होता है निर्णय, ठीक है। ये एक निर्णय लिया गया था 28 फैब 1933 में और इसके थ्रू ये सारे सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। ऑन 3 मार्च 1933 द इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। और हम देखिए धीरे धीरे जब इसे हिटलर को चांसलरशिप मिल गई,
जो रिस्टेक पार्लियामेंट है उसमें सबसे बड़ी इसे पोस्ट मिल गई है और इसे अध्यक्षता वहाँ की मिल गई है। तो अब इसको पावर मिलने के बाद अब ये उसका कुछ यूज भी करेगा, कुछ मिसयूज भी करेगा। तो उसी तरह से ये इसने सबसे पहले 30 जनवरी को उसे मिल गई, फिर 28 फैब को इसने क्या किया कि सिविक राइट्स को खत्म कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मतलब उसे लगता था कि सिविक राइट्स देना लोगों को ज्यादा जरूरी नहीं है और इसकी वजह से काफी सारे विद्रोह भी होते हैं। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 3 मार्च को 1933 को इसने कह दिया कि भाई अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही सबसे लास्ट और फाइनल ऑप्शन बचा है और सबसे अच्छा ऑप्शन डिक्टेटरशिप ही है, और इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जिसके थ्रू डिक्टेटरशिप को वो जर्मनी में ले आया 1933 में 3 मार्च को। तो इस तरह से उसको अब मतलब एकदम उससे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है, अब वो डिक्टेटर बन चुका है, तानाशाह बन चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसने काफी सारे और भी ज्यादा चीजें हैं वो इंक्लूड करता चला गया था जर्मनी में। तो उन्हीं में से एक है न्यू फोर्सेस वर इंक्लूड, मतलब कि उसने काफी सारे फोर्सेस, कुछ तो थे लीगली, कुछ इलीगली, कुछ सीक्रेट फोर्सेस। तो इसी तरह से उसने नई नई फोर्स जो थी वो इंक्लूड करनी शुरू कर दी थी। तो हिटलर का आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अलग अलग चीजें ये ला रहा है। तो इसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं आखिर ये क्या है। हिटलर एक्वायर्ड क्विक एक्सेस इन फॉरेन पॉलिसीज। अब देखिए हिटलर से जो जर्मनी के लोग हैं वो तो खुश हैं ही, अब ये क्या करता है कि फॉरेन कंपनीज को फॉरेन पॉलिसीज वगैरह ले आता है और इनमें सक्सेस भी वो प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके अंदर भी इसके कुछ नए स्टेप्स हैं, अभी नए स्टेप्स भी लेता है। पहला स्टेप ये क्या करता है कि नेशनल लीग को 1933 में पुल कर लेता है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ग्रीनलैंड एक जगह थी 1936 में, उसे रीऑक्यूपाई कर लेता है, जर्मनी से वो छीन ली गई थी, उसके बाद वो उसे फिर से रीऑक्यूपाई कर लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेटेड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया इन 1938। अब 1938 में ये देखिए एक नई चीज करता है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी इन दोनों को एक कर देता है, फिर से मतलब एक पूरा एम्पायर एक कर देता है। और ये क्या स्लोगन देता है, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो ये इसका एक नया स्लोगन था जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक करने के लिए 1938 में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई अगर वॉर कर रहा है तो हर टाइम वो जीतता ही चला जाए। तो ऐसा ही हिटलर के साथ भी हुआ था, तो ये बीच बीच में हार भी रहा था, मतलब अलग अलग चीजों, अलग अलग जगहों पर ये वॉर लड़ता जा रहा था और उसे ये लग रहा था कि भाई मैं जितना वॉर लड़ूंगा और जितना ज्यादा एरिया मेरे अंडर में आएगा तो उसी वजह से जो जर्मनी है उसकी हालत सुधर पाएगी। तो हिटलर की जो ये मेंटेलिटी है ये आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से समझ आया होगा, और बाकी का जो चैप्टर बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।